नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चिराग पाल स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से YouTube चैनल में। ये वीडियो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लेक्चर 5 की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर, अदर फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी के साथ इस वीडियो के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? देखो, हम रियल लाइफ में पावर के बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है, ये इतने पावर है, ये इतना पावरफुल है, कि वो इतना पावरफुल है। तो आखिर पावर होता क्या है? तो आज हम फिजिक्स की भाषा में देखेंगे कि पावर आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे कि पावर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में जितना भी कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल वर्क डन करती है वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। एक इजी से एग्जांपल से समझो कि दो लड़के हैं, एक लड़का है ए, दूसरा लड़का है बी। दोनों क्या करते हैं? एक 100 मीटर की रेस करते हैं। ठीक है, 100 मीटर की रेस दोनों लोग करते हैं, ए और बी। ए जो है वो उसी रेस को 10 सेकंड में ख़त्म कर लेता है, जबकि बी जो है वो उसी रेस को 100 मीटर की 20 सेकंड में ख़त्म करता है। तो ए ने कम टाइम लिया और चक्कर भी उतना ही लगाया, और बी ने क्या लिया? चक्कर उतना ही लगाया पर ज़्यादा टाइम लिया। तो हम क्या कहेंगे, किसकी पावर ज़्यादा है? ए की या बी की? किसकी पावर ज़्यादा है? ए की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर दिया, कम टाइम में उतना ही वर्क कर दिया, जबकि बी ने उस वर्क को करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो पावर है हमारा, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पे? एक तो वर्क डन, कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, दूसरा टाइम। किस पे डिपेंड करता है? एक तो वर्क पे और दूसरा टाइम पे। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? हमारा जो पावर है वो हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितना वर्क कोई भी बॉडी कर रही है पर्टिकुलर टाइम स्पेन में, वो क्या कहलाता है? हमारा पावर कहलाता है। एक इजी सा एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। तो अब जब V वोल्ट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, तो मान लो यहाँ से चार्ज Q जा रहा है, तो Q चार्ज कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होगा। Q चार्ज यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, और वो पूरा वर्क करने में वो कितना टाइम लेता है? T टाइम लेता है। तो ये T सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है? W वर्क कर रहा है। T सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है? W वर्क कर रहा है। तो हमने मान लिया कि 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा? 1 सेकेंड में W/T। और यही चीज़ क्या कहलाती है? पावर। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन में जितना भी वर्क डन करती है वो क्या कहलाता है? हमारा पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। तो अब जो हमने दो एग्जाम्पल लिया था, तो उनमें क्या था? वर्क डन सेम था, जबकि टाइम डिफरेंट था। तो पावर अगर हमें चेंज करनी हो किसी भी बॉडी की, तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका तो है या तो हम वर्क डन उसका बढ़ा दें या घटा दें, और दूसरी चीज़ क्या? या तो टाइम बढ़ा दें या घटा दें। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब पावर जो है उसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट निकालने के लिए देखो, पावर इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है हमारी जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? जूल पर सेकंड। क्या आ जाएगी? जूल पर सेकंड। और याद रखना कि जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। तो पावर की यूनिट हमारी क्या हो गई?
पावर की यूनिट हमारी हो गई वॉट। क्या हो गई? वॉट, जो कि जूल पर सेकेंड से भी टर्म की जाती है। अब जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि पावर, हम लोग कहते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो 10 वॉट का है। कितने वॉट का है? 10 वॉट का। तो 10 वॉट से मतलब क्या है? इससे ये मतलब है कि ये जो हमारा बल्ब है ये क्या करेगा? हमें 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, क्योंकि वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो कितने वॉट है? 10 वॉट। इसका मतलब 10 वॉट का मतलब ये है कि जो भी हमारा बल्ब है वो हमें 1 सेकंड में 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 1 सेकंड में कितने जूल की एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 10 जूल की। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हमने कह दिया कि 100 वॉट का बल्ब है, तो 100 वॉट का बल्ब का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में हमें कितनी एनर्जी देगा? 1 सेकंड में हमें वो 100 वॉट की एनर्जी देगा। तो ये कहलाता है पावर। अब देखो, पावर से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज डेराइव करते हैं। तो पावर से हम जो फॉर्मूलाज डेराइव करते हैं वो देखो, एक एक करके सारे फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले तो पावर से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला डेराइव करेंगे। जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कि नहीं? अब देखो, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि किसी भी चार्ज को हम अगर वर्क डन करते हैं, उसको लाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें वर्क डन करना पड़ता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आखिर वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि वी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। होता है कि नहीं होता? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ये तो हमने सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़ा था। तो Q इज इक्वल टू होता है IT। तो अगर हम यहां से देखें तो हम पावर की क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू हो सकता है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू होता है VQ। तो पावर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? VQ अपॉन टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब Q की जगह क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो इसकी जगह हम IT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे V तो है ही है, और Q की जगह क्या लिख देंगे? IT अपॉन T। तो T से T कैंसिल आउट। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? VI। ये हमारा आ गया पहला फॉर्मूला कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट करा दें तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें पावर मिल जाएगी। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन है, जो कि पावर का अदर फॉर्मूलाज जो हमें पढ़ने थे उसका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी से अब बाकी सारे भी फॉर्मूले निकल के आएंगे। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? VI। अब बाय ओम्स लॉ अगर हम देखें, बाय ओम्स लॉ, तो अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। होता है कि नहीं होता? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो अब यहां पे V की वैल्यू में हम क्या पुट कर देंगे? IR। तो पुटिंग, यहां पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग V इज इक्वल टू IR। V की जगह पे क्या पुट किया हमने? IR पुट किया। तो जब हम V की जगह पे IR पुट कर देंगे तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू V की जगह पे क्या रख दिया हमने? IR मल्टीप्लाई बाय I। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? P इज इक्वल टू आ गया I स्क्वायर R। क्या निकल के आ गया हमारा? I स्क्वायर R। तो ये हमारा हो गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। अब यहीं से अगर हम देखें तो एक बार देखो हमने क्या किया, यहां से हमने V को एलिमिनेट कर दिया। जो दूसरी ये पावर की फॉर्मूला आया उसमें V एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे? V को रहने देंगे, I को एलिमिनेट कर देंगे। तो I को कैसे एलिमिनेट करेंगे? I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन R इज इक्वल टू I। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओम्स लॉ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। तो अगर I की वैल्यू V अपॉन R हो जाती है तो हम क्या करेंगे? इसको देखो दोबारा देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? अब पुटिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R।
आई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, v अपॉन आर। तो जब हम आई की जगह पे v अपॉन आर पुट कर लेंगे तो ये क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये क्या होगा v मल्टीप्लाई v अपॉन आर, तो इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इज इक्वल टू होगा v स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन आर। ये है पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो पावर के 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तीसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। और चौथा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के 4 फॉर्मूले हैं और जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो इन्हीं 4 फॉर्मूलेस पे बेस्ड होंगे। अब देखो एक सब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। होता है कि नहीं होता, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर अगर P इज इक्वल टू होता है तो यहां से हमें पावर के बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन मिला, यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। क्या मिला कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पावर क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर हमारी रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि इन केस अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी पावर जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, कम होगी। और इन केस अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस कम है तो उसकी पावर हमेशा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम 2 बल्ब ले लेते हैं, एक का रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर देगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर कम देगा। इसका मतलब वो ग्लो करेगा लाइटर, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो पावर ज्यादा देगा। और वो कैसे ग्लो करेगा, वो ग्लो करेगा ब्राइटर। आ गया। तो अगर 2 बल्ब आते हैं कि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम पावर देगा, जबकि एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा पावर देगा। तो ये पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन था। अब देखो, अब हमें देखना है कि जो जैसे कि पावर है, हमने दे दिया कि पावर कितनी है किसी भी बल्ब की, 100 वॉट। तो इसका मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि 100 वॉट का मतलब है कि ये हमें 100 जूल का वर्क करके देगा। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 100 जूल का वर्क करके देगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वॉट क्या है, डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या है ये आगे समझ में नोट कर लो। अब देखो 1 वॉट क्या है, तो 1 वॉट क्या है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये वर्क डन हमेशा जूल में होता है, टाइम हमेशा सेकंड में होता है। तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज डिफाइंड एज दैट पावर इन विच 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। जब कोई भी बॉडी हमें 1 जूल का वर्क करके देती है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो जो पावर जनरेट होती है वो किसके इक्वल होती है, तो जो पावर जनरेट होती है वो इक्वल होती है 1 वॉट के। तो इट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वर्क डन होता है 1 जूल का, वो हमारा 1 वॉट कहलाता है। तो ये 1 वॉट की डेफिनेशन होती है। अब हम देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस करने के पहले हम साइड में सारे अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और चौथा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या है, 4 फॉर्मूले। और इन्हीं 4 फॉर्मूले से क्या होगा, इन्हीं 4 फॉर्मूले से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन लेंगे कि व्हाट विल बी
द करेंट ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 watt operated at a potential difference of 10 volt। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर है 40 वॉट और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चलता है, और वो चलता है 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो हमें बताना है कि वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें आई की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो सेम फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखो हमें P दिया गया है, ये क्या होता है, ये V है, V दिया गया है और हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो इन चारों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है जिसमें P भी हो, V भी हो और I भी हो, कौन सा, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दो। पावर कितनी दी है हमें 40 वॉट, वोल्टेज कितनी दी है हमें 10 वोल्ट इनटू आई। तो 40/10 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। तो करंट क्या हो गई, 4 एम्पियर आ गई करंट। कि अगर कोई भी बल्ब जो 40 वॉट का है और उसे 10 वोल्ट के क्रॉस हम ऑपरेट करते हैं तो वो कितनी करंट लेगा, वो 4 एम्पियर की करंट लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लिया, आ गया समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, रब करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है, वो 100 वॉट की पावर रखता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितने वोल्ट में रन करता है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस रन करता है, जिसकी पावर कितनी है हमारी 100 वॉट। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी इट्स पावर व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। कि अगर उसी बल्ब को हम 110 वोल्ट की बैटरी से या 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो वो कितनी पावर देगा। तो सबसे पहले हमें डाटा क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 220 वोल्ट में जब ऑपरेट करते थे तो वो हमें 100 वॉट देता था। कितने वॉट की पावर देता था, 100 वॉट की। अब हमें बताना है कि जब हम उसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो वो कितनी पावर देगा। और है क्या, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो सबसे पहले देखो हम रेजिस्टेंस निकाल लें। इलेक्ट्रिक बल्ब का हम क्या करें, हमें वोल्टेज दिया गया है, पावर दी गई है, पावर और वोल्टेज के थ्रू हम रेजिस्टेंस निकाल लें। और जब रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर वो फॉर्मूला लगा दें। तो और उस फॉर्मूले को दोबारा लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा कि वो कितने पावर के थ्रू ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले देखो एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लेंगे कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस निकाल लें। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो कि हमें V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इसका मतलब हमें V गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 220 वोल्ट। दूसरी चीज़ हमें पावर गिवन है कितनी, 100 वॉट। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लें। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R, चौथा वाला फॉर्मूला। तो पावर क्या है 220 वोल्ट इज इक्वल टू V का स्क्वायर, वो कितना दिया है V, पावर 220 वोल्ट नहीं है, पावर है हमारी 100 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर/R। तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 220/100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो 22 इंटू 22 कितना हो गया, 484 ओम। तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484 ओम। अब इसी बल्ब को हमने क्या किया, 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है।
तो अब हमें कितना रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस है 484 ओम, और इसको हमने कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको कर दिया 110 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है कि पावर कितनी होगी। तो फिर फॉर्मूला लगा दो, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास क्या है, v है हमारे पास, और क्या है, r है, तो p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 अपॉन आर कितना 484, ये कैंसिल आउट करो, 11 121 00 अपॉन 484। तो ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, ये कैलकुलेशन आ जाएगी लगभग हमारी कितनी आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 25, कितनी आ जाएगी, लगभग 25 वॉट। तो ये आ गया हमारा आंसर कि अगर 220 वोल्ट से 10 वॉट का 220 वोल्ट से 100 वॉट का बल्ब है तो वो 120 वोल्ट से जब कनेक्टेड होगा तो कितने वॉट की पावर देगा, 25 वॉट की पावर देगा। आ गया समझ में, रब करें, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि कहता है कि हमें बताना है कि विच डू नॉट रिप्रेजेंट पावर, कौन सा फॉर्मूला है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो पहला दिया गया है हमें आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला दिया गया है आई आर स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला दिया गया है वी आई, और चौथा फॉर्मूला दिया गया है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें बताना है कि अब इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जो पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन टी, दूसरा पावर इज इक्वल टू वी आई, तीसरा आई स्क्वायर आर, और चौथा क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर आर तो होता है, आई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, आई आर स्क्वायर नहीं होता है, और वी आई भी होता है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो जो फॉर्मूला नहीं होता है पावर का वो आई आर स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक एक नंबर में बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस का क्या देना, ध्यान देना, ठीक है। रब करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या है, वर्क एक टाइप की क्या है हमारी एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो वर्क क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है तो इसका क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे आ जाता है, पावर इंटू टाइम, और यही इलेक्ट्रिकल वर्क हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पावर इंटू टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल वर्क की अगर हम पूछें कि यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, और या तो फिर इसकी यूनिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकेंड, या तो जूल लिख सकते हैं या तो फिर क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकेंड। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे घर में बिजली आती है, जो हमारे घर में बिजली आती है वो एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो वो बिजली किस फॉर्म में आती है, कभी देखना तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 2 यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो ये यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो देखो समझो यूनिट क्या है, इसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की, पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले देखो जब कभी भी हम पावर को किस में ले लें, पावर एक्चुअली किस में होती है, वॉट में होती है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। पर जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो जब कभी भी हम पावर किस में ले लें, किलोवाट में, और टाइम किस में लें, आवर में, तो जो यूनिट निकल के आती है वो क्या आ जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो आएगी निकल के वो हमारी आएगी किलोवाट आवर। क्या निकल के आएगी, किलोवाट आवर, और यही किलोवाट आवर कहलाती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल की एनर्जी होती है ये हम देखेंगे।
तो अगर मान लो कि हमें किलोवाट आवर में देखना है तो पावर को हमें किस में लेना होगा, किलोवाट में, और टाइम को किस में लेना होगा, आवर में। तो पावर को हम लेंगे किलोवाट में और टाइम को लेंगे आवर में। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर हमने कितनी ली, 1 किलोवाट, टाइम कितना लिया, 1 आवर। तो यहां से बताओ कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कि 1 किलोवाट में कितने, 1000 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने सेकंड, 60 इंटू 60। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 3600 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3612345 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंटेंट होती है, 1 किलोवाट आवर में कंटेंट होती है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल की एनर्जी होती है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारी 1 यूनिट खर्च हो गई, और यही किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 1 यूनिट। तो अगर हम कह देते हैं कि हमने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल की एनर्जी हमने क्या कर दी, खर्च कर दी। तो अब ये देखो कितना बड़ा अमाउंट है कि हम 1 यूनिट हमें बहुत छोटा लगता है, पर 1 यूनिट में कितनी एनर्जी कंटेंट होती है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, 36 लाख जूल कन्वर्ट होती है एनर्जी 1 किलोवाट आवर बनाने के लिए। तो समझ रहे हो आप। इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, है हमारा कि हमें एनर्जी का ट्रांसफर बताना है। कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। तो हमें बताना है कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर फॉर अ वायर flowing current of 5 ampere through a resistor of 2 ohm for 30 मिनट। कि एक हमारे पास वायर है जो कि कितने एम्पियर की करंट लेता है, 5 एम्पियर की करंट लेता है, और 2 ओम का वायर है, उसमें 30 मिनट तक अगर करंट जाएगी तो हमें बताना है कि कितना एनर्जी का उसमें ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है हम वो नोट कर लेते हैं। हमारा गिवन डेटा क्या है कि सबसे पहले हमें दिया गया है कि करंट कितनी होगी, करंट होगी हमारी 5 एम्पियर, दूसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा 2 एम्पियर, और टाइम दिया गया है कितना, 30 मिनट। तो हमें बताना है कि कितना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो देखो एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आवर। तो हम हमेशा किस में निकालेंगे, किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले जो भी चीज़ गिवन है हम उसे किलोवाट आवर में कर लें, या तो फिर किलोवाट आवर में नहीं कर पाए तो उसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, हमारा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास टाइम गिवन है क्या, ठीक है 30 मिनट। पावर गिवन है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पावर। तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जिसमें आई और आर आता हो, सेकंड वाला। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा 2। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 जा 50 वॉट। कितना आ गई, पावर आ गई हमारी 50 वॉट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एनर्जी निकालनी है। तो हम एनर्जी वाले फॉर्मूले में लग दें कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर को लेना है अब हम किलोवाट में। तो किलोवाट में करने के लिए क्या होगा, देखो पावर
इंटू टाइम। पावर किस में दी गई है? वॉट में। वॉट से जब हम इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किसका कराएंगे? 1000 का डिवाइड कराएंगे। किसका डिवाइड कराएंगे? 1000 का डिवाइड। तो पावर में क्या होगा? पावर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 50/1000 मल्टीप्लाई, टाइम दिया है हमें 30 मिनट। अब 30 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करें? अगर इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? 30/60। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1/2 आवर। तो इनटू क्या कराएंगे? 1/2। तो ये कितना होगा? 25। तो ये आ गया 25/0.025 किलोवाट आवर। तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 0.025 किलोवाट आवर। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें बिल निकालना होता है तो हम बिल किस बेस पे निकालते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम की, और मल्टीप्लाई क्या करवा दें तो उसका रेट से, कि 1 यूनिट बिजली खर्च करने का रेट कितना है? 3 रुपए। तो अगर हमने 10 यूनिट बिजली खर्च की तो बताओ कितने रुपए की हो गई। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट निकालने के लिए हम यही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूले के बाद आप लोग अपने घर के बिजली की कॉस्ट आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आराम से। क्यों? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। उसके बाद जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय रेट, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने खर्च की और किस रेट से खर्च की। तो अगर हम ये कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय रेट, तो हमें कॉस्ट आ जाती है। तो अब इस पे हम एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि refrigerator having a power of 350 watt, having a power of 350 watt, operates 10 hour a day for a month of 30 days। की एक रेफ्रिजरेटर है जो 350 वॉट की पावर से चलता है। कब तक? 1 दिन में 10 घंटे चलता है, जिसका पावर दिया गया है हमें 350 वॉट। हमें बताना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। वॉट विल बी इट्स कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.60 रुपीज पर यूनिट या पर किलोवाट आवर। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी दी गई है? हमें पावर गिवन है। कितनी गिवन है? पावर दी गई हमें 350 वॉट। कितनी गिवन है? 350 वॉट। हमें टाइम गिवन है कि वो कितनी देर तक चलता है? 10 आवर तक। और क्या, कितने दिन तक चलता है? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो पहले हम निकाल लें कि वो 30 दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। फिर जब हम 30 दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लें, और निकालेंगे इसमें किलोवाट आवर में, क्योंकि रेट किस में दिया है हमें? किलोवाट आवर में। 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। तो रेट दिया है किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर का हमें रेट दिया है, तो हम पूरी एनर्जी अपनी किस में निकालेंगे? किलोवाट आवर में। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। होता है कि नहीं होता? अब हमें निकालना है किलोवाट आवर में, और पावर दी है वॉट में। तो हम क्या करेंगे? पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन किससे कराएंगे? 1000 से। मल्टीप्लाई, टाइम तो आवर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम को हम आवर में ही रखेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। कितना आ गया? 3.5 किलोवाट आवर। अच्छा, ये कितनी दिन की एनर्जी आ गई? इन अ डे, 1 दिन की। और उसने कितने दिन तक चलाया? उसने 30 दिन तक चलाया। तो इन 30 डेज कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी? 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9, 10.0। इतने किलोवाट आवर की एनर्जी हमने खर्च कर दी। कितने महीने में? 1 महीने में। अब 1 किलोवाट आवर का रेट है 3.60, तो इतने किलोवाट आवर का रेट क्या होगा?
तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कितनी आई 105 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारा 3.60। तो कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा 105 मल्टीप्लाई बाय 3.60। इतने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे क्योंकि इतनी उसने बिजली खर्च कर दी। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रब कर दें। चल दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट, अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक बल्ब है जो कि 200 वोल्ट का है और कितने का है 100 वॉट का है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद हमें यह बताना है कि इफ 5 सच बल्ब इज कनेक्टेड, अगर हम ऐसे ऐसे कितने बल्ब लगा दें, ऐसे ऐसे अगर हम 5 बल्ब लगा दें और कितने देर तक चलाएं, इनको चलाएं फॉर 4 आवर्स अ डे, देन what will be the electrical energy consumed and the cost of bill if रेट क्या दिया गया है हमें, अगर हमें रेट दिया गया है if rate will be given as rupees 4.60 rupees पर किलोवाट आवर। अगर 4.60 पर किलोवाट आवर में लगता है तो हमें क्या बतानी है, हमें कॉस्ट बताना है कि ये कितने कॉस्ट का होगा। तो सबसे पहले देख लो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि बल्ब कितने वोल्ट का है 200 वोल्ट का है और पावर कितनी है उसकी 100 वॉट की पावर है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बताने के लिए पावर का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्या आएगा, पावर है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा VI, दूसरा पावर इज इक्वल टू होता है I²R और तीसरा पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। तो हमारे पास V है, P है, R निकाल लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लगा देंगे पावर इज इक्वल टू क्या होता है V²/R। V की वैल्यू कितनी होती है, V की वैल्यू है हमारे पास 200 वोल्ट दिया गया है, तो 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 100। तो 100 से ये कटा कितना आया, ये आ गया 400। तो हमारे पास रेजिस्टेंस, सॉरी एक मिनट, लगाएंगे पावर इज इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। क्या हो जाएगा V²/P। तो V कितना दिया गया हमें 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन पावर कितनी दी गई 100। तो 00 से 00 कैंसल आउट, ये आ गया 400 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 400 ओम। अब हमने 400 ओम के कितने बल्ब कनेक्ट किए, 5 बल्ब। कितने बल्ब कनेक्ट किए, 5 बल्ब कनेक्ट किए और हर एक बल्ब कितने घंटे चलता है 4 घंटे। तो सबसे पहले हम निकाल लें एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब ऑपरेटेड फॉर 4 आवर अ डे। एक दिन में वो 4 घंटे एक बल्ब चलता है, कितने 400 ओम का, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर किस में दिया गया है, पावर है उनकी कितनी 100 वॉट। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में, क्योंकि हमें लास्ट में किलोवाट में ही लाना है, किलोवाट आवर में। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई एक दिन में कितने घंटे चलता है 4 घंटे। तो 4 घंटे, ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.4 किलोवाट आवर।
तो एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? 0.4 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 सच बल्ब्स, कि 5 बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? तो 5 बल्ब जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो कितनी हो जाएगी? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 किलोवाट आवर। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या होता है? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय रेट। एनर्जी कितनी है हमारी? 2 किलोवाट आवर। रेट कितना है हमारे पास? 4.60। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 2 6 12, 4 2 8 9, 2 के बाद पॉइंट। तो इतने रुपीज़ आ गया कि कितने रुपए हम लगेंगे? हमें 9.20 रुपीज़ लगेंगे। तो आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये है कि कैसे हम बिल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोवाट आवर में। या तो पहले ही से किलोवाट आवर में निकाल लो, या तो फिर वॉट आवर में निकालो और फिर उसे बाद में किस में कन्वर्ट कर लो? किलोवाट आवर में। और उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दो तो हमारी क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक की इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट होता है हमारा वो कितने तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखो, जो करंट होता है हमारा वो 3 तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से क्या होता है? हमारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट क्या करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से? करंट की वजह से। कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अगले चैप्टर में, जो कि फिजिक्स का 2nd चैप्टर होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हमारा हायर क्लासेस में 11th 12th में। तो सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपको अगर याद हो तो हमने पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के, आपको ये बताया था, पहले लेक्चर में या फिर रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में ये बताया था कि अगर मान लो ये कोई वायर है, इस वायर में अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसे ले लो, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जब हम ब्रेक मारते हैं तो रिम में क्या होता है? वो ब्रेक घिसता है, तो उसमें क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो उसका रिम क्या हो जाता है? हीट। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक घिस रही है कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। सेम चीज़ अगर ये रेजिस्टेंस है कोई भी और इसके थ्रू करंट जा रहा है तो उसको क्या होगी? दिक्कत होगी निकलने में। दिक्कत होगी तो क्या होगा? यहाँ पे एक फ्रिक्शन टाइप का फोर्स क्रिएट होगा। फ्रिक्शन टाइप का फोर्स क्रिएट होगा। हालांकि फ्रिक्शन नहीं होगा, पर इन दोनों के बीच में इसको करंट को जाने में क्या होगा? यहाँ से दिक्कत होगी। जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। तो जिस भी बॉडी का, एक चीज़ यहाँ से नोट कर लो कि जिस भी बॉडी का रेजिस्टेंस हाई रहता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जिस बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी कम प्रोड्यूस होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो हीट देखो एक फॉर्म की एनर्जी है। तो हमने देखा है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। अब यही एनर्जी क्या होती है? ये तो कोई भी एनर्जी है हमारी, तो इसी एनर्जी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? हीट एनर्जी। तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? हीट इज इक्वल टू हो जाता है पावर इनटू टाइम। क्या हो जाता है? हीट इज इक्वल टू हो जाता है पावर इनटू टाइम।
अब देखो इजी सा है बहुत कि पावर के हमने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, VI पढ़ा है, दूसरा पावर का फॉर्मूला पढ़ा है I²R, तीसरा पावर का फॉर्मूला पढ़ा है V²/R। तो इसी से हीट के भी 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। पहला हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पावर की वैल्यू क्या है VI मल्टीप्लाई टाइम। तो पहला हो गया हीट इज इक्वल टू VIT, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू क्या रख लेंगे हम, पावर की जगह I²R रख लेंगे। तो अगर हम पावर की जगह I²R रख लें तो क्या हो जाएगा I²R यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय T, तो ये हो जाएगा I²RT। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर किसी भी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है, पहली चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरी चीज़ टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितने ज़्यादा टाइम तक उसमें करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो करंट पहली चीज़ क्या है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम करंट किसी भी बॉडी में 2 टाइम्स कर देते हैं तो हीट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, हीट हमारी 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आज अगर हम रेजिस्टेंस डबल कर देते हैं तो हीट भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर हम टाइम भी डबल कर देते हैं तो भी हीट क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसी पे अगर हम छोटा सा एक क्वेश्चन ले लें, 3 फॉर्मूले इसके भी आ जाएंगे हमारे। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया हमारा VIT, दूसरा फॉर्मूला हो गया I²RT, और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट इज इक्वल टू पावर की वैल्यू क्या है, V²/R मल्टीप्लाई T। तो क्या हो जाएगा V²T/R। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। क्वेश्चन है हमारा कि ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ 500 ओम। हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लिया, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट is applied across a resistor of 500 ओम। एक 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हमने 500 ओम के रेजिस्टर से अप्लाई कर दिया। और उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें सबसे पहली चीज़ निकालनी है कैलकुलेट द करंट, उसके क्रॉस करंट निकालनी है, एंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू इट। उसके क्रॉस कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 250 वोल्ट। उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें रजिस्टर गिवन है कितना, 500 ओम। हमें क्या बताना है, हमें 2 चीज़ बतानी है। पहली चीज़ तो करंट बतानी है, दूसरी चीज़ हमें बतानी है हीट। तो करंट बताने के लिए देखो सबसे सिंपल, V गिवन है, R गिवन है, तो ओम्स लॉ लगा दें, अप्लाइंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की वैल्यू कितनी गिवन है, V की वैल्यू गिवन है हमें 250 वोल्ट इज इक्वल टू करंट कितना होगा, I इंटू R कितना है 500। तो ये आ जाएगा 250/500 इज इक्वल टू I, कट कर दो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर की क्या होगी, करंट होगी। तो हमें करंट की वैल्यू पता चल गई कि कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। अब हमें बतानी है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी।
तो H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएं हम, हमें देखो क्या क्या गिवन है, हमें बतानी है हीट। तो H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएं, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये कितने मिनट तक हमें टाइम दिया है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 500 ओम, कैलकुलेट द करंट एंड हीट प्रोड्यूस इन इट इन 30 मिनट, कि 30 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, आई स्क्वायर आर टी लगा दें। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू भी गिवन है और टी की वैल्यू भी आ गई। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारी 0.5 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 500 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है 30 मिनट। तो मिनट में ना रख के हम इसको किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो उतने जूल की एनर्जी क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने जितना भी पढ़ा है इसमें क्या है, अब हमें लास्ट टॉपिक देखना है इसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो देखो एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस हैं उसको अगर हम थोड़ी सा स्टडी करें तो वो देखो किस तरीके के होंगे। सबसे पहला तो जो हीटिंग इफेक्ट है करंट के थ्रू वो किस में यूज़ होता है, वो यूज़ होता है, हमें एप्लीकेशंस देखने हैं तो सबसे पहला तो वो यूज़ होता है किस में, यूज्ड इन गीजर्स, हीटर्स, ओवन एंड ETC। जितने भी मटेरियल हमें हीट के लिए यूज़ होते हैं वो सारे के सारे में यूज़ होता है, जैसे गीज़र हो गया, हीटर हो गया, और हमारा केतली हो गई, इलेक्ट्रिक केतली जो आती है तो केतली हो गई, ओवन हो गया। इन सभी में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही प्रोड्यूस होता है, कि हम करंट के थ्रू कैसे हीट जनरेट करते हैं उसमें। अच्छा हीट कैसे जनरेट होगी, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला तो हमें यही पता है कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करते हैं, इन अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़ किस में यूज़ होता है, दूसरी चीज़ ये यूज़ होती है किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय यूज़ करते हैं और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया है, जिसने भी वो लेक्चर ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से वो लेक्चर देख लें। तो किस में, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। किसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। कैसे यूज़ करते हैं, देखो ये हमारा मान लो बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, बल्ब में टंगस्टन का वायर लगा होता है कि नहीं होता है। बल्ब में जो ये वायर होता है उसे हम लोग कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं, टंगस्टन। अब जो बल्ब होता है उसका टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हम जब इसे इतने में हीट कर लेंगे तब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग फिलामेंट। तो बल्ब का जो फिलामेंट लेते हैं वो हम टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बल्ब के अंदर हम कैसी गैसेस भरते हैं, बल्ब के अंदर हम गैसेस भरते हैं अनरिएक्टिव गैसेस, जैसे कि आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन जैसी हम अनरिएक्टिव गैसेस भरते हैं किसके अंदर, बल्ब के अंदर, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। अगर इनकेस हमने यहाँ पे ऑक्सीजन भर दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन टंगस्टन के साथ क्या कर जाएगा, टंगस्टन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो बल्ब हमारा रिएक्ट ना करे, इसकी वजह से हम बल्ब के अंदर कैसी गैसेस भरते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस भरते हैं, जिसके थ्रू क्या हो कि बल्ब हमारा जलता रहे। अच्छा कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये कांच फोड़ देना, इसकी जो कवरिंग है वो फोड़ देना और बल्ब को जलाना, तो वो बल्ब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, पूरा का पूरा जल जाएगा। जो फिलामेंट होगा उसमें तुरंत आग लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो किसके कम कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तीसरी चीज़ जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़।
किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज देख लो, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा कुछ इस तरीके का बना होता है जिसमें एक वायर होता है। अब होता क्या है कि जब कभी भी इसके थ्रू ज्यादा करंट आ जाए, क्या आ जाए? ज्यादा करंट आ जाए, तो ज्यादा करंट आने की वजह से हीट भी क्या प्रोड्यूस होगी? ज्यादा। और जब कभी ओवर करंट आती है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या होता है? टूट जाता है और हमारे जो बाकी सारे अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं, खाली हमें एक फ्यूज चेंज करना पड़ता है। तो फ्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किस पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा कवर हो चुका है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, जिसमें हम एक सेपरेट लेक्चर निकालेंगे जिसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा क्लास में। तो अगली वीडियो को जरूर देखना, अपना प्यार देना, ऐसे ही अपना सपोर्ट देना। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।